वेलकम बैक एवरीवन। एक मैसेज आया था कि अगर हमने होप्स में सॉल्यूशंस नहीं लिखने तो फिर क्या लिखना है। इस ऐसे को अटेम्प्ट करेंगे, ये आउटलाइन में आपको इस ऐसे की लिखवाऊंगा, तो उसमें आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है आज अगर टाइम मिलता है तो आज ही मैं आपको करवाता हूँ। यहाँ से हम लोग आगे मूव करते हैं और अब देखते हैं कि इंट्रोडक्शन जो है उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। ये बात हमने कल क्लास में डिस्कस कर ली थी। जी, होप्स एंड एडल्ट्स के बाद थीसिस में सोल्यूशन नहीं देंगे। इंट्रोडक्शन में हम लास्ट में एक सेंटेंस लिख सकते हैं। सोल्यूशन अगर आप इसके अंदर नहीं भी लिखते तो तब भी आपने अगर प्रॉपर ऐसे अटेम्प्ट किया है तो भी आपके चांसेस हैं ऐसे पास होने के। लेकिन ऐसे में जहां प्रॉब्लम है वहां सोल्यूशन तभी सोल्यूशन लाजमी देने हैं, और इसी को ही हम कहते हैं कि कंप्लीटनेस। ऐसे आपने कंप्लीट किया है, अदरवाइज सोल्यूशंस नहीं है तो वो कंप्लीट नहीं है। इंट्रोडक्शन में हम एक सेंटेंस में सोल्यूशन मतलब कि वे फॉरवर्ड एक ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी आ रहे हैं हम पूरा जो इंट्रोडक्शन है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अभी उस पे हम लोग आ रहे हैं। अभी तो सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट लिखना सीखा है हमने। इस हवाले से भी हमने बात कर ली थी कि आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप जो आउटलाइन में पॉइंट्स बनाते हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं। आप फ्रेज में भी बना सकते हैं, आप बुलेट में भी बना सकते हैं, और आप सेंटेंस में भी बना सकते हैं। ज्यादा जो रिकमेंडेड है वो ये है कि आप सेंटेंस में बनाएं। जैसे यहाँ पर है, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज इन एजुकेशन। हाउ फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज इन एजुकेशन, सेंटेंसेस में देखेंगे। पहला सेंटेंस, स्किल्ड एजुकेशन इन पाकिस्तान रिड्यूसेस, स्किल्ड एजुकेशन इन पाकिस्तान इज गोइंग टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड ब्रिंग सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्ट, ये एक सेंटेंस है। स्किल्ड एजुकेशन इज रोड टू प्रॉस्पेरस फ्यूचर, ये भी सेंटेंस है। आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप जब बॉडी पैराग्राफ्स बनाएं, आप जो आउटलाइन में सब हेडर्स बनाएंगे उसमें सेंटेंसेस यूज करेंगे। इस हवाले से हमने इन डिटेल बात कर ली थी, तो इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते। अब आते हैं डायरेक्टली हम इंट्रोडक्शन के पार्ट के ऊपर कि उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे जो पहला पार्ट है वो है डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक। डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक या फिर अनफोल्डिंग ऑफ द टॉपिक, या फिर इसको हम कह सकते हैं टेक ऑफ लाइंस। ये आपके स्टार्टिंग सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक। आप टॉपिक को डेवलप करना स्टार्ट करते हो। अगर आप डेवलपमेंट नहीं करते, आप डायरेक्टली थीसिस के साथ स्टार्ट करना चाह रहे हो तो भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सारे पार्ट्स बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन के। मेनली दो पार्ट्स होते हैं, लेकिन मैंने इसको प्रॉपरली डिवाइड किया है ताकि आपको चीजें क्लियरली समझ आ सकें। दो पार्ट्स इंट्रोडक्शन के कौन से होते हैं, एक आपका पार्ट होता है इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस का, और जो दूसरा पार्ट है वो होता है आपका समरी पार्ट इन इंट्रोडक्शन। दो पार्ट्स होते हैं इंट्रोडक्शन के, एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस होते हैं आपके, और दूसरा होता है समरी पार्ट। लेकिन इसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, देयरफॉर मैं आपको यहाँ पर सारे पार्ट्स वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली समझाता हूँ। सबसे पहला जो पार्ट होगा उसमें आप डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक करते हो। आप टॉपिक के लिए बेस बनाते हो, जिसको हम कह सकते हैं टेक ऑफ लाइंस। थीसिस को हिट करने से पहले आप टॉपिक का थोड़ा सा बेस बनाते हो। अब टॉपिक का हम बेस कैसे बनाएंगे, इसका एग्जाम्पल भी है, उसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं ताकि हमें और ज्यादा प्रॉपरली चीजें समझ आ सके। सेकेंड पॉइंट आपके पास होगा थीसिस स्टेटमेंट का। सेकेंड पॉइंट आपके पास होगा, सेकेंड पॉइंट होगा थीसिस स्टेटमेंट का। नाउ व्हाट इज थीसिस स्टेटमेंट? इट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द टॉपिक। इस हवाले से भी हमने बात कर ली थी कल की क्लास में, डेफिनेशन भी हमने थीसिस स्टेटमेंट की देख ली थी। तो थीसिस स्टेटमेंट में सिंपली ये जो आप 2500 वर्ड्स का ऐसे लिखने वाले हैं, 2500 जो वर्ड्स हैं आपके, उसको अगर आप समराइज करके एक से दो सेंटेंसेस में लिख देते हो तो इट इज योर थीसिस स्टेटमेंट। इट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द टॉपिक।
यू हैव एक्चुअली डिफाइंड द स्कोप ऑफ द टॉपिक, इसमें आप टॉपिक का स्कोप डिफाइन करते हो और आगे जाके इसी स्कोप को ही आप एक्सपेंड करने वाले होते हो। तो सेकंड पॉइंट है आपका थीसिस स्टेटमेंट, ये दूसरा पार्ट है इंट्रोडक्शन का। अब ये दो चीजें आपने कर ली तो उसके बाद एक्चुअल काम आपका स्टार्ट होगा, जो कि बहुत आसान काम है, ये काम आप ऑलरेडी कर चुके होते हैं। इसमें आप क्या करते हो, इसमें सिंपली आपने जो आउटलाइन बनाई है, जो आप कंप्लीट आउटलाइन बनाते हो, उस आउटलाइन के जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे आपके, वो आर्ग्यूमेंट्स आप अब पुट करना स्टार्ट कर दोगे। जो आर्ग्यूमेंट्स आपने बनाए थे आउटलाइन के अंदर, अब उन आर्ग्यूमेंट्स के पॉइंट्स लिखना आप स्टार्ट करोगे, जिसको हम कहते हैं ग्लिम्पसेस ऑफ द आउटलाइन आपने शो करने हैं। इसमें आप एटलीस्ट 50 to 60% रिफ्लेक्शन देंगे आप अपने आउटलाइन का। कैसे देंगे उसके ऊपर भी हम आते हैं। अभी मैं थियोरेटिकल पढ़ा रहा हूँ आपको, और इसको कंप्लीट लिखना कैसे है, 2-3 इंट्रोडक्शंस में आपको लिखना सिखाऊंगा, ताकि आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। इज देयर एनी वॉइस डिस्टॉर्शन, प्लीज लेट मी नो। आई थिंक मेरी वॉइस क्लियर है। जैसे ही वॉइस का इशू होता है तो मेरे पास नोटिफिकेशन भी आ जाती है। मेरी वॉइस क्लियर है, चैट बॉक्स में मुझे बताएं ताकि हम कंटिन्यू कर सकें। अदरवाइज कोई चीज मिस हुई है तो उसको भी हम रिपीट कर सकें। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? लगता है इशू है। प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन। बासित, मुर्जा, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सबको? साकिब? ओके जी, क्लियर है मेरी वॉइस। मैं बात कर रहा था ग्लिम्पसेस ऑफ द आउटलाइन की। ये जो आप आउटलाइन बनाएंगे उसमें जो आपने आर्ग्यूमेंट सारे बिल्ड किए हुए होंगे, वो जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसका 60% पार्ट आपने इंट्रोडक्शन में शो करना है। अब ये जो 60%, 50 to 60% पार्ट हम इंट्रोडक्शन में शो करते हैं, इससे हमारे इंट्रोडक्शन की लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो लेंथ आपकी इंक्रीज हो जाती है, इसका सोल्यूशन ये है कि आप एक एक सेंटेंस में 3-3 पॉइंट्स लिखोगे। लेट सपोज आपने लिखा है होप्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, और आपने टोटल होप्स कितने लिखे हैं? 8। आप एक सेंटेंस लिखेंगे और एक सेंटेंस में आप 3 होप्स बता देंगे, फुल स्टॉप। फिर एक सेंटेंस लिखेंगे और उसमें आप 3 होप्स बता देंगे। वॉइस इशू सिर्फ आपको हो रहा है आई थिंक, और किसी को तो कोई इशू नहीं हो रहा। आई थिंक आपकी तरफ है इशू वॉइस का। एट एट तो मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, मैं कह रहा हूं लेट सपोज आपने 8 आर्ग्यूमेंट्स लिखे हैं होप्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान के। अब ये जो 8 आर्ग्यूमेंट्स हैं आपके, इनको अब आपने इंट्रोडक्शन में भी ऐड करना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट देते हैं आउटलाइन का कम से कम 50 to 60%। अब एक सेंटेंस लिखेंगे हम, उसमें हम 3 होप्स लिख देंगे। फिर एक और सेंटेंस होगा उसमें हम 3 होप्स बता देंगे। फिर एक सेंटेंस होगा उसमें हम ट्रांजिशन लेकर हर्डल्स की तरफ आएंगे। अगेन 7-8 आपने हर्डल्स लिखे हुए होंगे, तो एक एक सेंटेंस में 3-3 आपने आर्गुमेंट्स अपने पुट करने हैं। कैसे करने हैं उसके ऊपर भी हम आते हैं। अभी आप समझेंगे इंट्रोडक्शन में हमें करना क्या होता है, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है और किस तरह से आपने इंट्रोडक्शन अपना फॉर्म करना है। देन लास्ट जो चीज है दैट इज योर इंडोर्समेंट एंड कंक्लूजन।
अभी जो इंडोर्समेंट या फिर कंक्लूजन है, इसमें अगेन आप जो थीसिस स्टेटमेंट आपकी होती है उसी को ही आप दोबारा हिट करते हो, या फिर आप एक कंक्लूडिंग सेंटेंस लिख देते हो कि अब आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है, देन आप बॉडी पैराग्राफ की तरफ मूव करते हो। अब ये जो सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं कि सबसे पहले हम डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक करते हैं, जिसमें हम कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे, देन थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं हम, उसके बाद कुछ ग्लिम्पसेस, एब्स्ट्रैक्ट या फिर समरी देते हैं इंट्रोडक्शन की, देन हम एक एक सेंटेंस के अंदर तीन तीन आइडियाज दे रहे होते हैं ग्लिम्पसेस ऑफ आउटलाइन के, उसके बाद हम कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखते हैं। ये सारी बातें तो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब आते हैं कि ये सारी चीजें करनी कैसे हैं। अगेन इट इज वेरी सिंपल। इसके बाद ये जो चीजें हमने डिस्कस की हैं ये सारी क्लियर हो जाएंगी। आपके पास ये टॉपिक है फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज इन एजुकेशन। सबसे पहली बात मैंने कौन सी की थी, आई होप कि आपने पॉइंट्स सारे नोट कर लिए हैं। कोई मुझे बताए कि सबसे पहला पार्ट इंट्रोडक्शन का क्या होगा। सबसे पहला पार्ट इंट्रोडक्शन का क्या होगा? सबसे पहला पार्ट होगा टेक ऑफ लाइंस। इंट्रोडक्शन में ये टेक ऑफ लाइंस हैं, 2 सेंटेंसेस 3 सेंटेंसेस, एक सेंटेंस भी आपका हो सकता है। इट इज अप टू यू कि आप टेक ऑफ लाइंस कैसे लिखते हो और कितने लिखते हो। अब ये टेक ऑफ लाइंस क्या है, देखें, एजुकेशन हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस, इट इज अ जनरल स्टेटमेंट। टेक ऑफ लाइंस में मैंने जनरल स्टार्ट किया है। इट मेक्स अ मैन वेरी इनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग और अ बारबैरिक सैवेज। इट ऑलवेज remained central to the life and death, success and failure, rise and fall of each and every civilization, from Athenian civilization to Roman civilization, Islamic and modern civilization. Education has always remained the most important thing to decide the destiny of nation. These are the take-off lines. अब देखिए, इसमें मैंने कोई कोटेशंस नहीं ऐड किए, कोई ऐसी बात रेफरेंसेस यूज नहीं किए, सिंपल सेंटेंसेस हैं जिसको मैं कह रहा हूं दीज आर दी टेक ऑफ लाइंस। सिंपल सेंटेंस है, एजुकेशन इज ग्रेट इंपॉर्टेंस। उसके बाद मैंने कहा कि ये जो है लोगों को इनलाइटेंड भी कर सकता है और ये बारबैरिक सैवेज भी बना सकता है, और ये जो है इसकी वजह से सिविलाइजेशन राइज भी करती हैं, फॉल भी करती हैं। प्रीवियसली भी हमने काफी चीजें देखी हैं। दस इट प्रूव्स दैट कि एजुकेशन से ही आपकी नेशन की डेस्टिनी चेंज हो सकती है। ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस हैं मेरे। दीज आर वेरी सिंपल सेंटेंसेस। ये पार्ट आपको समझ आया इंट्रोडक्शन का? पहली पहली चीज इंट्रोडक्शन की ये होगी आपकी। आर वी क्लियर सो फार? स्क्रीन के उस तरफ आप बैठे होते हैं, मुझे लगता है कभी कभी सो जाते हैं। जाग रहे हैं सब? सारे स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूं बार बार कि प्लीज एवरीवन आप सब मैसेज टाइप कर दिया करें। इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया हमारा पहला पार्ट। नहीं, इनको प्रूव नहीं करना, हम आर्ग्यूमेंट्स को प्रूव करेंगे। ये तो टेक ऑफ लाइंस है। सेकेंड पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन, एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं पहले तो, कि ट्रांजिशन हम किसको कहते हैं, ये किस बला का नाम है। व्हाट इज दिस ट्रांजिशन? ट्रांजिशन का मतलब है कि आप शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन लाइन टू अनदर लाइन, फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर पैराग्राफ। ट्रांजिशन का मतलब ये है कि आप शिफ्ट कर रहे हैं अब एक आर्ग्यूमेंट से दूसरे आर्ग्यूमेंट की तरफ, या एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की तरफ, या फिर एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस की तरफ, या फिर एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ आप शिफ्ट कर रहे हैं। जब आप ट्रांजिशन करेंगे तो ट्रांजिशन में आपने एक चीज नोट करनी है। वो कौन सी चीज है? वो चीज ये है
कि ट्रांजिशन जब आप करेंगे फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर पैराग्राफ, जब पैराग्राफ के बीच में ट्रांजिशन होगा, जब आप ट्रांजिशन करेंगे बिटवीन द पैराग्राफ्स, तो वहां पर आपने कौन सी चीज करनी है। जब आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में ट्रांजिशन कर रहे हैं तो कोशिश करके अब आपने पैराग्राफ्स को कनेक्ट भी तो करना है, लिंक भी तो करना है। तो लिंक आप कैसे करेंगे, वहां पर आप ट्रांजिशन सेंटेंस लिखेंगे। ट्रांजिशन सेंटेंस आप लिखेंगे जब आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की तरफ मूव कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर हम ट्रांजिशन और फ्रेज दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन सुटेबल जो होगा वो हमने करना है। ज्यादा सुटेबल ये है कि आप इंट्रोडक्शन में ट्रांजिशन सेंटेंस में लिखें। इंट्रोडक्शन में भी आपने ट्रांजिशन सेंटेंस में ही देना है। जब आप एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ मूव कर रहे हैं तो आप सेंटेंस लिख रहे हैं, लेकिन ये जो आप बिटवीन द पैराग्राफ्स मूव कर रहे हैं, वहां पर एक और चीज आपने नोट करनी है कि पैराग्राफ्स के बीच में जब आप मूव कर रहे हैं, पहले लेट सपोज आप होप्स बता रहे थे, तो होप्स जब आप बता रहे हैं तो पैराग्राफ्स में आप मूव नहीं कर रहे, आप एक होप के बाद दूसरे होप की तरफ जा रहे हो। तो जब आप एक होप के बाद दूसरे होप की तरफ जा रहे हैं तो यहां पर आप सेंटेंस यूज नहीं करेंगे, यहां पर आप यूज करेंगे फ्रेज। जब आप होप्स के बाद आप हर्डल्स की तरफ जा रहे हैं, तो हर्डल्स के बाद आपने क्या करना, होप्स के बाद आपने क्या करना है, व्हेन यू आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स दी हर्डल्स, तो फिर आपने ट्रांजिशन जो देना है वो देना है सेंटेंस फॉर्म में। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, जब आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में शिफ्ट कर रहे हो तो उस वक्त आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि अगर आप सिमिलर ही शिफ्ट है आपका, मतलब कि आप सेम चीज डिस्कस कर रहे हैं लेकिन आर्ग्यूमेंट्स आपके दूसरे हैं, तो वहां पर आप फ्रेज यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक होप बता दिया एक पैराग्राफ के अंदर, अब आपने दूसरा पैराग्राफ बताना है। दूसरा पैराग्राफ जब आप लिखेंगे तो उसमें भी होप्स ही डिस्कस करने हैं आपने, कोई एक होप आपने बताना है, तो वहां पर भी हम फ्रेज यूज करेंगे ट्रांजिशन का, और फ्रेज के बाद हम दूसरा होप लिखेंगे। लेकिन जब हमने सारे होप्स डिस्कस कर लिए हैं, सारे होप्स हमारे डिस्कस हो चुके हैं, अब हम शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द हर्डल्स, तो शिफ्टिंग के लिए अब हम एक सेंटेंस यूज करेंगे। याद रखिएगा ये बात भी कि हम ट्रांजिशन पैराग्राफ्स नहीं लिखेंगे। पैराग्राफ लिखना इफेक्टिव नहीं है और आपसे पूछा भी नहीं जाता और रिकमेंडेड भी नहीं है कि आप ट्रांजिशन के लिए एक पैराग्राफ ही वेस्ट कर लें पूरा। फ्रेज या फिर सेंटेंस में ट्रांजिशन करेंगे हम। एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ जब आप मूव करेंगे तो फिर आपने क्या करना है, आपने सेंटेंस यूज करना है। जैसे आप होप से हर्डल्स की तरफ जा रहे हैं तो सेंटेंस यूज करेंगे, लेकिन होप से लिख रहे हैं, एक आर्ग्यूमेंट फ्रेज का होगा, दूसरा भी फ्रेज का, तीसरा भी फ्रेज का ही होगा। आर्ग्यूमेंट जब आपके सेम है, लेकिन जब डिफरेंट पॉइंट पे जा रहे हैं आप, एक आर्ग्यूमेंट से दूसरे की तरफ आप शिफ्ट कर रहे हैं कंप्लीट, जैसे होप से हम हर्डल्स की तरफ जा रहे हैं, तो देन वी विल बी यूजिंग सेंटेंसेस एज कनेक्टर्स। ये जो ट्रांजिशंस हैं, यहाँ पर हम फ्रेज और जो सेंटेंस बना रहे हैं इनको हम कहते हैं कनेक्टर्स। दीज आर एक्चुअली कनेक्टर्स। आप कनेक्ट करोगे एक आर्ग्यूमेंट को दूसरे आर्ग्यूमेंट के साथ। ये ट्रांजिशन आपको समझ आया कि क्या है, कहां पर कौन सा ट्रांजिशन आपने यूज करना है। अभी ये ट्रांजिशंस कौन से वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस कौन से यूज करने हैं, सेंटेंसेस कौन से यूज करने हैं, इस पे भी हम लोग आएंगे। फिलहाल आप सिर्फ इस बेसिक चीज को समझें। तो ये आपको समझ आया? अगर नहीं आया तो आप मुझे बताएं। Here is an example. Pakistan is no exception is a transition sentence. यहां पर मैंने जो इंट्रोडक्शन में जो टेक ऑफ लाइंस है मेरी, वो जनरल लाइंस है। देखें, एजुकेशन इज ग्रेट इंपॉर्टेंस, इट हैज मेक, इट कैन मेक मैन वेरी इनलाइटेंड वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी जो चीजें मैंने लिखी हैं, ये
डायरेक्टली टॉपिक के साथ रिलेटेड नहीं है, अभी तक टॉपिक हिट मैंने नहीं किया, क्योंकि इसीलिए मैं इनको कह रहा हूँ टेक ऑफ लाइंस। ये जनरल स्टार्ट था मेरा, मैं जनरल से अब जा रहा हूँ स्पेसिफिक। स्पेसिफिक जब मैं जा रहा हूँ तो आई एम यूजिंग अ ट्रांजिशन सेंटेंस। ये जो है लिखा मैंने कि पाकिस्तान इज नो एक्सेप्शन, इट मीन्स इट्स माई ट्रांजिशन सेंटेंस। ये ट्रांजिशन सेंटेंस लिखने के बाद आगे हम लिखेंगे थीसिस स्टेटमेंट। ये थीसिस स्टेटमेंट मैंने कल ही आपको लिखवाई थी कि फ्यूचर certainly lies in modern, enlightened, and well-equipped education in the scenario where the state and society is determined to fight certain challenges within the education system of Pakistan. अब यहाँ पर मैंने ये जो सजेशन की बात की है, स्टेट एंड सोसाइटी, एक दो वर्ड्स ऐड कर दिए हैं मैंने ये नहीं बताया कि और कौन कौन सी चीजें करनी है, सिर्फ एक मैंने रिफ्लेक्शन दी है कि सजेशंस भी लिखने हैं। लेकिन सजेशंस अब आपने यहाँ पर वो जो आर्ग्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे कि 3-4 लिखते हो फैक्टर्स, वो यहाँ पर ऐड नहीं करने। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि सर्टेन चैलेंजेस हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर रहेंगे, जो कि चैलेंजेस स्टिल फेस कर रहे हैं हम लोग। ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट हो जाएगी। थीसिस स्टेटमेंट के बाद आपने और कौन सी चीजें करनी है, अब आपका थर्ड पार्ट होगा ग्लिम्पसेस ऑफ द आउटलाइन। ये जो ग्लिम्पसेस हैं, कितनी ग्लिम्पसेस आपने देनी है, 50 to 60%। अब यहाँ पर जो मैंने आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड किए थे वो मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर दूंगा। एक एक सेंटेंस में क्वेश्चन कोशिश करके 3-3 आर्ग्यूमेंट्स पुट करना स्टार्ट करेंगे। देखें, सबसे पहले मैंने लिखा है कि अनडिनायबली द फैक्ट दैट देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट एजुकेशन कैन सर्टेनली रिड्यूस पॉवर्टी, एक आर्ग्यूमेंट। फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, सेकंड आर्ग्यूमेंट। एंड इंश्योर ट्रू डेमोक्रेसी, दिस इज माय थर्ड आर्ग्यूमेंट। एक सेंटेंस में 3 पॉइंट्स ऐड कर दिए। It can also bring national cohesion, gender equality and economic development. Again 3 पॉइंट्स लिख दिए। आगे चलता हूं, अब मैं कह रहा हूं कि फ्यूचर, however, future cannot be ensured through this education which is rotten to the core. यहां पर एक इशू है, it is sweeping statement. स्वीपिंग स्टेटमेंट आपने नहीं देनी, आपने सिंपली ये कहना है कि ऐसे एजुकेशन सिस्टम में तो हम फ्लरिश नहीं कर सकते जो कि बहुत ज्यादा मसाइल के अंदर है, which lacks in quality, quantity in terms of commitment, pedagogy and assessment. Again, however, every cloud has a silver lining. Again, it is your transition sentence कि अब आप आगे किस चीज की तरफ जा रहे हैं, आप कंक्लूडिंग सेंटेंस की तरफ जा रहे हैं, अब आप इसको एंड करने वाले हैं। इस तरह का आपका इंट्रोडक्शन होगा। सॉरी गेटिंग मी कि आपके इंट्रोडक्शन के कौन कौन से पार्ट्स होने चाहिए। अब आते हैं एक और ऐसे अटेम्प्ट करते हैं जो कि इससे थोड़ा आसान होगा, ताकि आपको चीजें और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके। लेट सपोज आपके पास अब टॉपिक है एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। The following paragraph would initially discuss hopes and then hurdles followed by solutions. इंट्रोडक्शन के बाद ये जो ट्रांजिशन देंगे हम दे सकते हैं, लेकिन नेवर यूज फ्यूचर, विल, वुड कभी भी यूज नहीं करने। द फॉलोइंग पैराग्राफ डिस्कसेस, सिंपल प्रेजेंट लिखना है। एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अब इसका इंट्रोडक्शन किस तरह होगा, हम कोटेशन के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, बगैर कोटेशन के भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों तरीकों से हम कर सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि हम इंट्रोडक्शन वाला सीखें या फिर बगैर कोटेशन वाला सीखें, या फिर जनरल स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट करें, कौन सा मेथड करें। आज की क्लास में हम एक करते हैं, दूसरा हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस का जो इंट्रोडक्शन है वो हम जनरल से लिखें या फिर कोटेशन के साथ। कोशिश करके ये वर्ड्स यूज नहीं करें।
भाई मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ कि कोटेशन के साथ वाला ऐसे करना है या बगैर कोटेशन के? टाइप तो कर दिया करें एटलीस्ट। ओके जी, विदाउट कोटेशन वाला करते हैं। सबसे पहले हम टेक ऑफ लाइंस लिखेंगे या फिर हमारे स्टार्टिंग सेंटेंसेस होंगे। यहाँ पर जितने ज्यादा आप क्रिएटिव होना चाह रहे हैं हो सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन। क्राइसिस इज अ वर्ड, इसको आप नोट भी कर लें अपने पास। क्राइसिस इज अ वर्ड नॉट अनकॉमन पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली सिंस इट्स इंसेप्शन, सिंस इट्स इंसेप्शन से नहीं करते, अनफॉर्चुनेटली वी associate one word with the homeland, that is crisis. These energy crises have engulfed economy and progression of the country and is leading it to a disaster. Full stop. ये आपके हो जाएंगे इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस। जनरल आपका एक स्टार्ट हो जाएगा। क्राइसिस इज अ वर्ड नॉट अनकॉमन टू पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली वो एसोसिएट वन वर्ड विद द होमलैंड, दैट इज क्राइसिस। These energy crises have engulfed economy and progression of the country and is leading it to a disaster. आगे चलें अब हम ट्रांजिशन सेंटेंस दे सकते हैं। अगर ट्रांजिशन सेंटेंस नहीं देना चाह रहे आप और ऐसे ही आपका फ्लो बन चुका है तो फिर ट्रांजिशन सेंटेंस देने की जरूरत नहीं है। अगर ट्रांजिशन सेंटेंस देने से फ्लो आ रहा है तो फिर आप यूज करेंगे। अगर नेचुरल फ्लो आपका आ चुका है तो ट्रांजिशंस की फिर यूज की जरूरत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी, तो ये जो ट्रांजिशन वर्ड्स हैं और ये जो ट्रांजिशन फ्रेजेस हैं, ये जो ट्रांजिशन सेंटेंसेस हैं, फिर इनकी जरूरत आपको नहीं पड़ती। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही जो है हम कह सकते हैं कि आपका पीछा छूटेगा इन ट्रांजिशन वर्ड्स और सेंटेंसेस से। फ्लो आपका नेचुरली आएगा। ट्रांजिशन हम इसलिए यूज करते हैं ताकि फ्लो आ सके, लेकिन फ्लो आप नेचुरली भी लेकर आ सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी ट्रांजिशंस। यहां से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखें, ऑफ ऑल द क्राइसिस या फिर हम ये कह सकते हैं अब यहां से कि देयर आर होस्ट ऑफ causes and consequences of energy crisis in Pakistan.
अब देखें, जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जनरल हम लिखें, थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखें, तो यहाँ पर देखें एज सच कोई थीसिस स्टेटमेंट तो नजर नहीं आ रहा हमें, ये एक जनरली है, लेकिन इसको हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि ये थीसिस स्टेटमेंट ही है, जिसमें आप कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ही बता रहे हैं। तो इट कैन ऑल्सो बी योर थीसिस स्टेटमेंट। ये जो लिखा है कि देयर आर होस्ट ऑफ कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, इट कैन बी योर थीसिस स्टेटमेंट, एज सिंपल एज दैट। अब इसको अगर आप कॉम्प्लिकेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर अब आप फैक्टर्स को ऐड करेंगे कि भाई क्यों है कॉजेस, और फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। यहाँ पर आप वो सारे फैक्टर्स बताएंगे, सारे पॉइंट्स लिख देंगे, तो आपकी थीसिस स्टेटमेंट एक्सपेंड हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको सिंपल रखना चाहें तो इस तरह से रख सकते हैं। सो इन शॉर्ट, इसके अंदर हमने एज सच कोई थीसिस स्टेटमेंट नहीं बनाई। इसको हम कंसीडर करेंगे कि दिस इज माय स्टांस, और स्टांस को ही हम कहते हैं कि योर ओपिनियन या फिर स्कोप ऑफ द टॉपिक आपने बता दिया है कि इट इज योर थीसिस। सिंपल है। अब आगे हम क्या करेंगे? अब ये जो लिखा है कि देयर आर होस्ट ऑफ कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, अब यहाँ पर हम क्राइसिस कॉजेज बताना स्टार्ट करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ones are from political, economic, social and technical background। okay, एनर्जी क्राइसिस के टेक्निकल रीजंस भी हैं, तो वो हमने लिख दिया यहाँ पे। द मेजर पॉलिटिकल causes include करप्शन। अब आपने पॉलिटिकल रीजंस बताने हैं अपने। वीक इंस्टीट्यूशंस या फिर वीक चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म। एक और पॉइंट आप ऐड कर दें, एंड इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। कुछ पॉइंट्स अब आप इकोनॉमिक के ऐड कर देंगे, कुछ आप सोशो कल्चरल के ऐड कर देंगे, कुछ टेक्निकल के आप ऐड कर देंगे। उसके बाद आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे आएंगे, देन एक कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा आपका। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि इंट्रोडक्शन लिखना आसान है या फिर मुश्किल है, या यहाँ पर कोई बात आपको समझ नहीं आई, या स्टिल कहीं पर कोई कंफ्यूजन है। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, कहीं पे डिफिकल्टी है, कोई बात समझ नहीं आई है, तो मुझे बताएं, वहां से मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अदरवाइज आई थिंक यहां तक आपको काफी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। यहां तक आपकी चीजें क्लियर हैं? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है। चलें फिर आज की क्लास को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। कल की क्लास में इस इंट्रोडक्शन को भी हम कंप्लीट करेंगे। अब इसमें जो चीजें रह गई हैं हमारी, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे, और कोटेशन कैसे हमने यूज करना है उसको भी हम देख लेंगे। देन कंक्लूजन कैसे लिखना है और बॉडी पैराग्राफ्स कैसे लिखने हैं, ये दो चीजें हमारी रह गई हैं। इन दो चीजों को करने के बाद हम टॉपिक्स को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। कल की क्लास में होपफुली सारी चीजें आपकी हो चुकी होंगी प्रिपेयर्ड। आपको ऐसे मैकेनिज्म क्या है वो डिलीवर हो चुका होगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होगी। टॉपिक्स को चूज कैसे करना है, डीकंस्ट्रक्ट कैसे करना है, आर्ग्यूमेंट्स कैसे बिल्ड करने हैं, कौन सी चीज ऐड करनी है, कौन सी माइनस करनी है, ये सारी चीजें फिर हम आगे सीखेंगे। आगे वाली क्लासेस में हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। अदरवाइज ऐसे का फ्रेमवर्क क्या है, मैकेनिज्म क्या है, टाइप्स क्या है, फॉर्म्स क्या है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, डूज डोंट्स, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर सीख ली हैं। अब हम बॉडी पैराग्राफ्स कैसे लिखने हैं, कैसे बिल्ड करने हैं, उनको सीखेंगे। उनके बीच में ट्रांजिशन कैसे लेकर आना है उसको सीखेंगे। कंक्लूजन कैसे लिखना है, उसके डूज एंड डोंट्स कौन से हैं, वो चीजें हम सीखेंगे। तो फिर
आपका जो फ्रेमवर्क है ऐसे का स्ट्रक्चर जो है वो आपका रेडी है। उसके बाद अब आपने सिर्फ टॉपिक की सिलेक्शन करनी है और उनको डिकंस्ट्रक्ट करके उनके आउटलाइंस बनाने हैं, इंट्रोडक्शंस लिखने हैं, बॉडी पैराग्राफ्स लिखने हैं, चेक करवाने हैं। कुछ टॉपिक्स मैं आपको डिकंस्ट्रक्ट करवाऊंगा यहाँ पे, ताकि आपको एक जनरल आइडिया हो जाए। प्रेजेंटेशन पे भी हम बात करेंगे, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आप अपने फुल फ्लेज्ड एसेज लिखना स्टार्ट करेंगे और चेक करवाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, विद दिस नोट लेट्स कॉल इट अ डे। आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।